एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में, जिसमें एक कॉम्बो मिलता है आपको छोटे और बड़े दोनों तरीके के स्टॉक्स में। और अब हम बातचीत करेंगे किन सेक्टर्स पे उनकी बुलिशनेस ज्यादा है। आपके जो टॉप 10 सेक्टर्स हैं उसमें से 3rd नंबर पे है हेल्थ केयर, और टॉप होल्डिंग में नंबर 1 पे है हेल्थ केयर का स्टॉक। बहुत ज्यादा फोकस है क्या हेल्थ केयर सर्विसेज पे? नीरज जी, अगेन अगर मैं नंबर बोलूं तो हेल्थ केयर अराउंड 16-17% फंड का है। तो मैं हेल्थ केयर को एक प्रॉक्सी टू कंजम्पशन सेक्टर देखता हूँ। कंजम्पशन में प्रॉब्लम क्या है कि सपोज इन्फ्लेशन, लास्ट 1 साल हमने देखा इन्फ्लेशन रैम्पेंट रहा है, तो लोगों के पॉकेट में सेविंग्स कम हो गई। तो हम देख रहे हैं कंजम्पशन इम्पैक्ट बहुत सारे सेक्टर में हमने देखा। मार्च क्वार्टर रिजल्ट आई, काफी सेक्टर में कंजम्पशन में आपने इम्पैक्ट देखा, आईटी में इम्पैक्ट देखा क्योंकि ग्लोबल डिमांड अगेन वीक हो गई है। पर हेल्थ केयर एक ऐसा नॉन डिफेंसिव सेक्टर है, ऐसा नॉन रिसेशनरी सेक्टर है जो खराब टाइम हो अच्छे टाइम हो सेक्टर कंपनीज की परफॉर्मेंस बहुत डिटोरेट नहीं करती है। इसलिए आपने कोविड में तो बहुत अच्छा किया ही इन कंपनियों ने। अभी भी आप मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, फार्मा कंपनीज हैव डन वेल। सो इट इज अ प्रॉक्सी प्ले ऑन इंडिया कंजम्पशन स्टोरी, आई वुड से नीरज जी। दूसरा ये नॉन रिसेशनरी डिमांड है। ये जो फार्मा सेक्टर है ना, ये आप इसको ब्रॉडर नाम दें हेल्थ केयर सेक्टर, ये बहुत बड़ा सेक्टर है और इसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। मोटे तौर पर अगर इसको हम 3 हिस्सों में बांटे कि एक है जो मेडिसिन में है, उसमें भी एक है जिनकी फॉरेन डिपेंडेंसी ज्यादा और एक है डोमेस्टिक प्लेयर। दूसरा आपका आता है जो क्रैम्स वाले काम करते हैं, जो प्लेटफॉर्म है। और तीसरा आता है जो पैथोलॉजी है, हॉस्पिटल लैब है, ये वाले हैं। इन तीनों को अलग अलग देखना चाहिए क्योंकि ये इतना बड़ा सेक्टर है, इसमें सबकी डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। क्योंकि जिसकी डिपेंडेंसी यूएस में बहुत है उसका परफॉर्मेंस और जिसकी डोमेस्टिक उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग होगा। ऐसे उदाहरण भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दी है। हॉस्पिटल में या फिर पैथोलॉजी लैब में जाएंगे तो एक बड़ा सिक्लिकल प्ले भी वहां देखने को मिल जाता है। जैसे पैथ लैब में एक बहुत सिक्लिकल प्ले हो गया इस समय। तो इसको कैसे आप लोग अलग अलग करते हैं? बहुत सही कहा आपने नीरज जी। इसलिए आप देखोगे ये फंड में जैसे हेल्थ केयर 16-17% है, बट इसमें 2 हॉस्पिटल 10% वेटेज है, और डोमेस्टिक फार्मा कंपनी है जो कि 4% वेटेज है, और एक डोमेस्टिक फार्मेसी रिटेलर है जो कि 2-2.5% वेटेज है। सो जैसे आपने कहा, मैं उन कंपनियों में फोकस कर रहा हूँ जहां पे रेवेन्यू इंडियन मार्केट से आता है, जो इंडियन कंज्यूमर के थ्रू उनको रेवेन्यू आता है। जैसे हॉस्पिटल 100% रेवेन्यू इंडिया से आता है। फार्मा कंपनी में अगेन मैं उन कंपनियों में पोजीशन कर रहा हूँ जहां पे इंडिया में उसकी रेवेन्यू आती है, ना कि एक्सपोर्ट फोकस कंपनीज। बिकॉज अगेन एक्सपोर्ट फोकस कंपनीज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, प्राइसिंग प्रेशर है। इंडियन मार्केट एक ब्रांडेड जेनेरिक मार्केट है, प्राइसिंग पावर है उनके पास। तीसरा आपने बोला क्रैम्स और ये सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये सब कंपनी आई मीन पोर्टफोलियो में अभी नहीं है, बट लॉन्गर टर्म एक अट्रैक्टिव बेट है। सो एज ऑफ नाउ कंपनीज जहां मैं पोजीशन कर रहा हूँ जो डोमेस्टिक फार्मा चेन से कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो हॉस्पिटल से लेके फार्मेसी रिटेलर से डोमेस्टिक फार्मा कंपनी। ओके, एक और सेक्टर है जिसमें कंसेंसस या थोड़ा सा और इजी में कहें तो क्राउडेड ट्रेड है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का। सारे फंड, सारे एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज, इंडिविजुअल, कोई बचा नहीं होगा जिसने बैंकिंग और फाइनेंशियल में निवेश ना किया। और आपका भी, सारे लोगों का ही होता है। अब जब हम इस जंक्चर पे खड़े जहां पे क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होना शुरू हुई है, जून का लेटेस्ट फोर्टनाइटली डेटा ये शो करता है कि हल्की स्लो डाउन आ रही है, और जो बड़े वाले बैंक हैं वो काफी रनअप दिखा चुके हैं। स्टिल बुलिश हैं आप उसमें? नीरज जी, अगेन हम अगर मार्केट को ब्रेकअप करें डिफरेंट सेक्टर में और कहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, सो अभी भी अगर हम बैंकिंग लेंगे, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग लेंगे, ये एक स्पेस है जहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है। आप देखोगे बैंक्स अवेलेबल है 1.5 टाइम प्राइस टू बुक, 2 टाइम प्राइस टू बुक। बैंक्स अवेलेबल है 12 टाइम फॉरवर्ड पी, 10 टाइम्स फॉरवर्ड पी। तो वैल्यूएशन ये सेक्टर में काफी अट्रैक्टिव है मेरे इन माय व्यू। एंड फंडामेंटल हम क्रेडिट साइकिल देखेंगे, बैलेंस शीट टुडे, बैलेंस शीट ऑफ बैंक्स इज द बेस्ट दे हैव बीन इन द लास्ट 10 ईयर।
सो वी आर नॉट सीइंग एनी स्ट्रेस एज ऑफ नाउ। हाँ, थोड़ा बहुत इनके मार्जिन प्रेशर दिखेंगे आने के 2-3 क्वार्टर में, बिकॉज लास्ट 1 ईयर जो कि इनके नेम्स इंक्रीज आए हैं वो दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, वो रिपो रेट से लिंकेज के कारण। सो यू विल सी स्लो डाउन इन अर्निंग ग्रोथ, बट स्टिल व्यू इज दैट इनके अर्निंग ग्रोथ 13 से 15% रहेंगे फॉर द गुड क्वालिटी बैंक्स, एंड वैल्यूएशन बीइंग कंफर्टेबल, दे शुड एटलीस्ट कंपाउंड एट 13-15%। एंड अगर थोड़ा बहुत बी रेटिंग होता है तो आपको 18 से 20% रिटर्न दे सकता है। नीरज जी, आप देखोगे अगर फंड आप 6 महीने पहले उठा के देखते तो एक्सपोजर टू बैंकिंग वुड हैव बीन मोर। तो लास्ट 3-4 महीने में हमने बैंकिंग से थोड़ा एक्सपोजर कम किया है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन आपने कहा कि थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर आ सकता है। तो मे बी अब एग्जैक्टली मैं उसको देख भी रहा हूँ कि आप एक टॉप बैंक आपके एग्जिट लिस्ट में शामिल है। उस एग्जिट लिस्ट में कुछ एक लीडर्स से भी आप बाहर निकल गए हैं, वो रीजन क्या है? मैं जैसे कैपिटल गुड्स में या कंजम्पशन जो डेली लाइफ कंजम्पशन की है, या एक बहुत ही सुपर स्पेशलाइज कैपिटल गुड्स कंपनी है, उसमें से आपने एग्जिट ले लिया? नहीं, देखिए सर, लीडर इज अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। लीडर इज नॉट, बीइंग अ लीडर इज नॉट अ नेसेसरी। ऐसा नहीं है लीडर है तो मैं उसको लूंगा ही, क्योंकि बहुत सारे स्पेसेस है मार्केट में, मैं सबके लीडर्स तो नहीं ले सकता हूँ ना। सो लुकिंग एट द फंडामेंटल, लुकिंग एट द आउटलुक ऑफ अर्निंग ग्रोथ, लुकिंग एट कहाँ वैल्यूएशन है आज के दिन, लुकिंग एट कैसा स्टॉक किया है लास्ट 12-18 महीने में। सो अकॉर्डिंगली जब आप स्टॉक्स में थोड़ा मूवमेंट करते हो, बट लीडर तो बहुत सब सेक्टर में लीडर है, बट सब सेक्टर के तो लीडर नहीं रह सकते हैं ना फंड में अपने। ओके, आईटी में आप अंडरवेट क्यों है अभी भी? अगेन नीरज जी, जैसा मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में दिया, दैट ग्लोबल इकोनॉमीज स्टिल गोइंग थ्रू पेन। अभी भी वहां पे इन्फ्लेशन 4.5-5% इन्फ्लेशन है, बट दोज इकोनॉमीज आर यूज्ड टू 2% इन्फ्लेशन। अभी भी वहां पे रेट इंक्रीज साइकिल खत्म नहीं हुआ है। देयर कुड बी वन मोर रेट हाइक इन जून। सो वो सब डेवलप मार्केट इकोनॉमीज में अभी तक पेन हमें दिखा नहीं है। सो मेरा मानना है कि अगले 1-2 क्वार्टर में आपको फंडामेंटल थोड़े डिटोरेट होते हुए दिखेगा ग्लोबल इकोनॉमी में। एंड आईटी जो कि 100% 80-90% 90% रेवेन्यू डेवलप मार्केट से आता है, विल नॉट बी इम्यून टू दैट। सो माय फील इज दैट you can get a better entry point in lot of these stocks, but having said that, large cap IT today is much more attractive than what it was 1 year back. तो आप देखोगे दैट आईटी में मैंने अंडरवेट, पहले 700 बेसिस पॉइंट अंडरवेट होता था, तो आज के दिन अंडरवेट 3-4% ही है। तो मैंने 3-4% एक्सपोजर आईटी में बढ़ाया है, क्योंकि लार्ज कैप आईटी अभी भी लगता है। इवन दो मिड कैप आईटी I find the valuation too high at this juncture, and they are not pricing in. फ्रेंजी वहाँ पे मिड कैप आईटी में फ्रेंजी है, इसमें कोई शक नहीं। आदित्य, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। बहुत सारे लोग हम लोगों से भी सवाल पूछते हैं कि अगर वो एआई थीम वाले स्टॉक को खरीदना चाहें तो हम तो समझ में नहीं आता मैं कौन सा बताऊं, इंडिया में तो कुछ मुझे नहीं समझ आता। आपका इस फंड का अगर कोई इन्वेस्टर है पोटेंशियल, तो आप लोग उस थीम को कैसे गेज करेंगे? आपका कहना बिल्कुल सही है नीरज जी। एज ऑफ नाउ अगर इंडिया में आपको एआई थीम खेलना है तो है ही नहीं स्टॉक आपको खेलने के लिए, तो आपको ग्लोबल स्टॉक लेने पड़ेंगे। ग्लोबल मार्केट में यूएस में काफी स्टॉक्स है जिस आप खेल सकते हो एआई थीम। तो टू कैपिटलाइज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी ओनली, हमने 3-4 महीने पहले अप्रूवल लिया है कि अप टू 10% ऑफ फंड वी कैन इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल सिक्योरिटीज, बट ड्यू टू सम लिमिट इन टर्म्स ऑफ एएमसी, कितना एक्सपोजर बाहर की कंपनी में ले सकता है एज एन एएमसी, लिमिट अवेलेबल नहीं है, तो हम नहीं ले सक रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ प्योर प्ले एआई खेलने के लिए आई डोंट थिंक सो देयर आर स्टॉक्स इन इंडिया। तो वो आपको खेलना है तो आपको इंडिया के बाहर ही लिस्टेड कंपनियों में लेना पड़ेगा स्टेक। ओके आदित्य जी, बहुत दिलचस्प बातचीत रही और बहुत सारी क्लैरिटी रही। और इंटरेस्टिंग ये था कि हेल्थ केयर एज ए कंजम्पशन थीम मान के बड़ा एक्सपोजर आपने इसमें ले रखा है और बहुत ही पिक एंड चूज वाली बात उसमें देखने को मिल रही है। एक जेनरिक बाइंग नहीं है कि कुछ भी फार्मा में खरीद लिया गया है। आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो लोग भी इस शो को देख रहे हैं वो इस फंड को देख सकते हैं, अगर उनका मन करे, उनको समझ में आए तो वो इस पर निवेश भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज जी।